तीन तीन बेटियां होने के कारण रानो का पति उसे काफी समय पहले ही छोड़कर चला गया था। जब से रानो अकेले ही अपनी बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। रानो सभी तरह के काम करके अपनी बेटियों का गुजारा करती। इस बार रानो ने फूलों और दियों की छोटी सी दुकान लगाई थी। अरे अमीर पक्षियों, मेरी दुकान से भी थोड़ा सामान खरीद लो। सुबह से कुछ नहीं बिका। मैं बड़ी बड़ी दुकानों से सस्ता सामान दे रही हूँ। गरीब रानो, हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो हम तेरे गंदे ठेले से फूल खरीदें। पता नहीं ये मुझसे सामान क्यों नहीं ले रहे। सब ऊंची ऊंची दुकानों पर ही जा रहे हैं। मैं तो सोच रही थी आज अपनी बेटियों के लिए मिठाई और कुछ नए कपड़े ले जाऊंगी। और इस तरह से शाम हो जाती है। रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप तो हमारे लिए मिठाई लाने वाली थी, फिर क्यों नहीं लाई? मुझसे तो मम्मा नए कपड़े लाने का कह कर गई थी और वो भी नहीं लाई। आप बहुत बुरी हो मम्मा। चुप रहो तुम दोनों। मम्मा अभी तो थकी हुई आई हैं और तुम दोनों अपनी अपनी शिकायतें लेकर बैठी हो। अपनी बड़ी बहन की ऐसी बातें सुनकर तो वो दोनों गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। मम्मा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। गुड़िया और चिंकी तो अभी बहुत छोटी हैं। नहीं राधा बेटी, गुड़िया और चिंकी ठीक ही तो कह रही हैं। आखिर दिवाली के लिए भी मैं उनके लिए कुछ नहीं ला पाई। तो मम्मा, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है। अब आप खाना खाकर सो जाइए। मेरी प्यारी बेटी, आप दोनों खाना खा लो। मैं कल आपके लिए मिठाई और कपड़े जरूर ले आऊंगी। नहीं मम्मा, आप हमसे झूठ बोलती हैं। आप हमारे लिए कुछ भी नहीं लाने वाली। और फिर अगली सुबह हो जाती है और रानो अपनी दुकान पर जाने की तैयारी करने लगती है। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ फूल बेचने दुकान पर चलूंगी। लेकिन बेटी, अभी आप बहुत छोटी हो, इसलिए आप घर पर ही रहो। नहीं मम्मा, गुड़िया और चिंकी के लिए सामान भी तो लाना है, इसलिए मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। फिर वह दोनों माँ बेटी जंगल जाकर ढेर सारे फूल तोड़कर ले आती हैं। बेटी, इतने सारे फूल तो हम ले आए हैं, पर इनमें से थोड़े भी नहीं बिकते। सब लोग बड़ी दुकानों पर जाना ही पसंद करते हैं। यह सुनकर राधा भी थोड़ा दुखी हो जाती है और पक्षियों के पास जा जाकर फूल बेचने लगती है। कव्वी आंटी, दिवाली के लिए ताजी ताजी फूल खरीद लो। अरे बच्चे, मैंने तो पहले ही बड़ी दुकान से फूल खरीद लिए हैं। अब आप अपने फूल किसी और को बेचिए। और फिर राधा कबूतर अंकल के पास चली जाती है। कबूतर अंकल, ताजी ताजी रंग बिरंगे फूल खरीद लो। मेरे फूल सबसे अच्छे और सस्ते हैं। अरे बेटी, मैंने तो यह फूल पहले ही खरीद लिए हैं। अगर आप पहले आती तो मैं फूल और दिए आपसे ही लेता। अपनी बेटी को ऐसे फूल बेचते देख रानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। हे भगवान, ये किस बात की सजा दे रहा है मेरी बेटी को। सुबह से शाम हो जाती है और उनके थोड़े ही फूल और दिए बिक पाते हैं। फिर वह दोनों अपने घर चली आती हैं। दीदी, आपके फूल और दिए सारे ही बिक गए क्या? नहीं बेटी गुड़िया, आज हमारे थोड़े से ही फूल और दिए बिक पाए हैं। पर माँ, दीदी तो कह के गई थी कि आज उनका सारा सामान बिक जाएगा और फिर वे हमारे लिए दिवाली का सामान लाएंगी। गुड़िया, दिवाली के तो अभी कई दिन बाकी हैं और देखना तुम, कल हमारे इससे ज्यादा फूल दिए बिक जाएंगे। फिर हम सब मिलके दिवाली का त्योहार मनाएंगे। ऐसा कहकर वे सब सो जाते हैं और अगली सुबह राधा अपनी माँ को जल्दी ही जगा देती है। मामा, आज दिवाली का दिन है तो हमें जल्दी से फूल तोड़कर लाने होंगे। फिर हमें बाजार भी तो जाना है। रानो और उसकी बेटी फूल लेने के लिए नदी किनारे चली जाती हैं। तभी उनकी नजर एक घायल तोते पक्षी पर जाती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है।
और फिर राधा नदी से पानी ले आती है और घायल तोते को पेट भर पानी पिलाती है। धन्यवाद, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपना इलाज कराना है। यह कहकर तोता वहाँ से उड़ जाता है और फिर वह दोनों टोकरी भरकर फूल तोड़ लेती हैं और उन्हें बाजार में ले आती हैं। और कुछ देर बाद रानू की दुकान पर एक अमीर पक्षी आकर रुकता है। ए रानू, हमें बहुत सारे फूल और दिए खरीदने हैं। आज मालकिन का जन्मदिन और दिवाली है। हमें किसी और दुकान पर इतने सारे फूल और दिए नहीं दिखे, शायद ये भी कम पड़ सकते हैं। सेठ जी, आप ये सारे फूल और दिए ले जाओ, मैं बाकी के फूल आपके पते पर पहुंचा दूंगी। ठीक है रानो, ये लो पैसे और शाम को और फूल लेकर आ जाना। और फिर अमीर पक्षी रानो से सारे फूल लेकर और उसे अपना पता बताकर वहाँ से चला जाता है। चलो मम्मा, अब हम गुड़िया और चिंकी के लिए मिठाई ले लेते हैं। नहीं राधा बेटी, पहले हम सेठ के घर और फूल पहुंचा देते हैं, फिर शाम को ये सब सामान ले जाएंगे। इस तरह से रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ फूल लेकर सेठ के घर चली जाती है। इतने सारे रंग बिरंगे फूल देखकर मालकिन बहुत खुश हो जाती है। लो मालकिन, सेठ जी ने जितने फूलों का कहा था हम उतने फूल ले आए हैं। क्या आप मेरी इन फूलों को सजाने में थोड़ी मदद कर सकती हो? मैं इसके पैसे आपको अलग से दूंगी। और फिर राधा और रानो मालकिन की मदद करने लगती हैं। वह मालकिन के घर को बहुत ही अच्छा सजा देती हैं, जिससे मालकिन बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो मेरा घर कितना सुंदर सजा दिया है। मालकिन, अब हम चलते हैं, हमें दिवाली का सामान भी खरीदना है। आप हमारे फूलों के पैसे दे दीजिए। और फिर मालकिन अंदर से कुछ सामान लेने चली जाती है। लो रानो, आपके फूलों के पैसे और ये कुछ मिठाई और दिवाली के पटाखे हैं, इन्हें आप अपने साथ ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आपका दिल बहुत बड़ा है। ऐसा कहकर रानो और उसकी बेटी वह सारा सामान लेकर अपने घर आ जाती हैं। अरे वाह दीदी, आज तो आप मिठाई और पटाखे ले ही आई। अब हम भी बाकी पक्षियों की तरह दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। और फिर इस तरह से रानू का परिवार भी हंसी खुशी दिवाली मनाता है। गौरी कवि, आप मेरी माँ का जरा भी ध्यान नहीं रखती हो, सारा दिन बस उनसे काम कराती हो। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो सारा काम खुद ही करती हूँ, मैंने माँ जी से कोई काम नहीं कराया। अरे, मेरी माँ के बारे में झूठ बोल रही हो। रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा कौवी को मार देता है और तभी कालू की माँ वहाँ पर आ जाती है। अरे कालू बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? माँ, मुझसे इसकी रोज रोज की बकबक नहीं सुनी जाती थी, इसलिए मैंने आज इसको मार ही डाला। चलो, कम से कम इससे पीछा तो छूटा। पर कालू बेटा, अब हम पड़ोसियों से क्या कहेंगे? इसकी मृत्यु कैसे हुई? माँ, आप बस चुप रहना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको बाहर कहीं दबा देता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा देता है और अपने घर आ जाता है। तभी वहाँ पर गोरी कौवे की सहेलियां आ जाती हैं। कालू भैया, गोरी बहन कहाँ है? उसे जल्दी बुला दीजिए, आज वैसे ही हमें भोजन लाने के लिए देर हो गई है। टोनी, तुझे नहीं पता? तू तो उसकी पक्की सहेली थी। नहीं कालू भैया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आखिर क्या हुआ है गौरी बहन को? अरे टोनी, उसने मुझे छोड़कर एक अमीर पक्षी से शादी कर ली है और वह इस जंगल से बहुत दूर रहती है। अच्छा कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि गौरी बहन आपके साथ ऐसा करेगी। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू की माँ वहाँ पर आती है।
जा कालू बेटा, जंगल से कुछ भोजन ले आ। घर में भोजन का एक भी दाना नहीं है और मैं कुछ दिनों के लिए तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। तू अपना ध्यान रखना। कालू अपनी माँ की बात सुनकर भोजन लेने जंगल चला जाता है। अरे मुझे जल्दी ही किसी अच्छी और अमीर कौवन से शादी करनी होगी, वरना रोज रोज जंगल में भोजन लेने कौन जाएगा। मुझसे यह सब नहीं होगा। ऐसा सोचते सोचते कालू कौवा काफी दूर आ जाता है, पर उसे भोजन का एक भी दाना नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक फलों के बाग पर पड़ती है। क्यों ना मैं इस बाग के कुछ फल चोरी कर लूं। कालू कौवा बाग में आ जाता है और वह देखता है कि एक कौवन बाग में आराम कर रही है। वह उसके पास चला जाता है। अरे प्यारी कौवन, आपका क्या नाम है और आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम सुंदरी कवि है और ये फलों का बाग मेरा ही है। अरे वाह, कितनी मीठी आवाज है आपकी और आप कितनी सुंदर हो। सुंदरी कवि, क्या आप मुझसे शादी करोगी? सुंदरी कव्वी को तो कालू कौवा पहली बार में ही पसंद आ गया था और शादी की बात सुनकर तो सुंदरी मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, कालू जी, मैं भी शादी के लिए एक अच्छा कौवा ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ जो आप यहाँ आए। फिर दोनों की शादी हो जाती है और सुंदरी कव्वी कालू कौवा के घर में रहने लगती है। फिर एक दिन सुंदरी कव्वी अपने बाग में से कुछ फल लेने जाती है। तभी कालू कौवा सोचता है, ये सुंदरी कवि तो सारा सारा दिन आराम करती रहती है, बस अपने बागों से फल ले आती है। इसका सारा सारा दिन घर में रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे सोचते सोचते कालू के दिमाग में एक साजिश आती है। अगले दिन कालू कौवा सुंदरी कव्वी से कहता है, सुंदरी, आज भोजन लेने मैं जाता हूँ और बाग की थोड़ी साफ सफाई भी कर आऊंगा। कालू भोजन लाने चला जाता है और जल्दी ही कुछ फल ले आता है। ये लो सुंदरी कवि, आज खा लो अपने बाग के फल। फिर तुम भी बाकी पक्षियों की तरह जंगल से भोजन लेने जाना, क्योंकि मैंने तुम्हारा बाग बेच दिया है। क्या कहा कालू जी? आपने मेरा बाग मुझसे पूछे बिना ही बेच दिया। ये आपने ठीक नहीं किया। यह सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे सुंदरी कवि, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे घर के पीछे एक छोटा सा फलों का बाग है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यह कहकर कालू कौवा सुंदरी कौवे को घर के पीछे ले जाता है। यहाँ तो कोई बाग नहीं है, सिर्फ घना जंगल दिखाई दे रहा है। कहाँ है आपका बाग? तभी कालू कौवा पीछे से सुंदरी कौवे की गर्दन पर चाकू मार देता है और सुंदरी कौवी नीचे जमीन पर गिर जाती है। क्या कह रही थी कि मुझसे पूछे बिना ही मेरा बाग बेच दिया? ये लो, अब मैंने तुझे भी मार दिया और तुझसे पूछा भी नहीं। फिर कालू कौवा एक गड्ढा खोदकर उसमें सुंदरी कौवे को भी दबा देता है और वहां से चला जाता है। यह सब मिट्ठू तोता देख रहा होता है। हे भगवान, ये कालू तो बहुत बुरा है। इसने कैसे अपनी पत्नी को मार दिया? मुझे इसके बारे में टोनी चिड़िया को बताना होगा। फिर मिट्ठू तोता टोनी के घर चला जाता है और उसे कालू की सारी सच्चाई बताता है। फिर तो इस कालू कौवे ने गौरी बहन को भी ऐसे ही बेरहमी से मार दिया होगा। बेचारी गौरी बहन कितनी अच्छी थी। टोनी बहन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये न जाने कितनी बेकसूर कवियों को मारता ही रहेगा। नहीं मिट्ठू तोता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर इस कालू कौवे को जरूर रोकेंगे। नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं उलझना उस जालिम कौवे से। जब वो अपनी पत्नियों को ही मार सकता है तो हम क्या लगते हैं उसके। ऐसा कहकर तोता वहां से चला जाता है और टोनी चिड़िया सोचने लगती है, तोते जी ने एकदम सही कहा। उस बदमाश कौवे से कौन पंगा लेगा? मुझे भी कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते टोनी को अपनी सहेली याद आती है
और वे उसके पास जाकर उसे कालू कौवे की सारी बातें बताती है। अरे टूनी, तू सच कह रही है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई पति अपनी पत्नी को मार सकता है। हाँ बिट्टी, मैं एकदम सच कह रही हूँ। उस बेरहम कौवे ने अपनी दोनों पत्नियों को मारकर गड्ढे में दबा दिया है। मिट्ठू तोते ने अपनी आंखों से देखा है। तो टूनी, आप सब मिलकर उस कौवे को जान से मार दो, जिससे कि वो किसी और कौवे को ना मार सके। उस कौवे से सभी पक्षी बहुत डर गए हैं। कोई भी उसका सामना नहीं करना चाहता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जंगल में आएं और उस कौवे को जान से मार दें। ठीक है टूनी, मैं तुम्हारे जंगल चलती हूँ और उस बदमाश कौवे को मारने में मुझे बहुत मजा आएगा। फिर बिट्टी चील कालू के पड़ोस में आकर रहने लगती है और एक दिन कौवे से कहती है, आपका नाम कालू कौवा है ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी बातों का बुरा क्यों मानूंगा? आपकी बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे। वो मुझे आप बहुत पसंद आए। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। आप एक चील होकर मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? अरे कालू जी, आप तो बस नाम के कौवे हो। आपकी ताकत तो सभी पक्षियों से ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। चील की बातें सुनकर तो कौवा एकदम खुश हो जाता है और चील से शादी कर लेता है। फिर वे दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं। अरे ओ कालू कौवे, जा मेरे लिए भोजन लेके आ। मुझे जोरों से भूख लगी है। अगर थोड़ी देर में मेरे लिए भोजन नहीं आया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। मैं कोई ऐसा वैसा कौवा नहीं हूँ। मेरा नाम भी कालू है, कालू। मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जैसे ही कालू कौवा बिट्टी चील को मारने के लिए चाकू निकालता है, चील कालू कौवे पर हमला कर देती है और दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है और कालू कौवा मर जाता है। अरे पागल कौवे, तू मुझे मारने चला था? बिट्टी चील है मेरा नाम, बिट्टी चील। इस तरह से जालिम कौवे की मौत हो जाती है और चील अपना काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।